my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss some, you can say, some rules on asymptotic notation, some guidelines or asymptotic notation, or some example on asymptotic notation. In my previous video we had already discussed about asymptotic notation. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, देन कम टू दिस वीडियो. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा या फिर टाइम टेकन आपका क्या होगा. आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक गाइडलाइंस है या रूल है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के लूप के लिए. आज की वीडियो में मैं अलग अलग लूप पे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास एल्गोरिथम में लाइक सिंपल लूप है तो उनका एसिम्प्टोटिक नोटेशन या फिर टाइम टेकन क्या होता है. अगर नेस्टेड लूप यूज किया हुआ है तो इन दैट केस टाइम टेकन क्या होगा. अगर कंसेक्यूटिव लूप है तो वहां पर क्या होगा टाइम टेकन. तो आज की वीडियो को आप एक तरीके से गाइडलाइन बोल सकते हैं, गाइडलाइन फॉर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन. ठीक है, तो अगर मैं पहला एग्जांपल लेना चाहूं तो सिंपल फॉर लूप का लूंगी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपल फॉर लूप इस तरह से है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस. आई थिंक इसका तो सबको पता होगा कि यहाँ पर टाइम टेकन क्या होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है. ध्यान देना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हुआ एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में, मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें बताई हुई है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आइडियल डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें बताई हुई है. तो बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है विद एग्जांपल. तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो को तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख के आना, देन इस वीडियो पे आओ तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी. क्लियर है? तो चलो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह से एक एल्गोरिथम है और इस एल्गोरिथम के लिए आपको बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या टाइम टेकन क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं. तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इटरेशन नंबर 1 पर क्या होगा. अगर मैंने इटरेशन 1 को T1 से डिनोट कर दिया, इटरेशन 1 को मैंने क्या किया, T1 से डिनोट कर दिया, तो I 1 है, यानी 1 टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. T2 पे क्या होगा, 2 होगा. I की वैल्यू 1 से क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, और जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. इसी तरह अगर मैं T3 के लिए लूं तो क्या होगा, T3 यानी कि इटरेशन नंबर 3. ठीक है, डॉट डॉट डॉट. अगर हमको लास्ट वैल्यू नहीं पता है और मैंने लास्ट वैल्यू को क्या ले लिया, P ले लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट वैल्यू P ले लिया, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे I की वैल्यू P होगी, क्योंकि देखो 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो P पर भी P होगा. और इसी को मैं इक्वल N बोल सकती हूँ. क्या, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो हमारे N की ही इक्वल होगी. मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरी लास्ट वैल्यू क्या है, P है. तो क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका टाइम टेकन क्या होगा, N होगा, O ऑफ N होगा, बिग O ऑफ N. क्लियर बात, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, नेस्टेड लूप के लिए. एक्चुअली इस वीडियो में मैं लूप के डिफरेंट वैरायटी पर आपको आप बोल सकते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम टेकन एल्गोरिथम के अंदर कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, यही बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है इस तरह से, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस और स्टेटमेंट. ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, T1 यानी कि इटरेशन नंबर 1 पे I1 है, लेकिन J कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स. J कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स. सिमिलरली इटरेशन नंबर 2 पे I क्या है, 2 है, लेकिन J कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स. इसी तरह हर बार हो रहा है, लास्ट वैल्यू अगर P ले लूं तो J कितनी बार, I क्या हो रहा है, n, लास्ट वैल्यू n ही होगी, या फिर आप P बोल दो. और लेकिन J कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स, ये n ही तो है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो I की हर वैल्यू पे J कितनी बार चल रहा है, एग्जीक्यूट कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाती है, n इंटू n. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास नेस्टेड लूप है तो पहले फॉर लूप का क्या करो, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, टाइम टेकन निकाल लो, यहां से हमको पता चल जाएगा n.
सेकेंड लूप का हमने देखा, और यहाँ पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम टेकन निकालना चाहें तो यहाँ पर भी क्या आएगा, n आएगा, n ही तो आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई कर दो, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम टेकन हो जाएगा। यानी कि ओ एन स्क्वायर इस नेस्टेड लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम टेकन आप बोल दो, वो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेक्यूटिव लूप के लिए कि अगर आपके पास इस तरह से तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह से ले लो इंट आई इंट जे इंट के, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये फॉर लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। नेक्स्ट अगेन हमने एक नेस्टेड फॉर लूप यूज किया हुआ है, आई या जे ले लो, जे इक्वल ताकि कंफ्यूजन आ जाए, जे हालांकि आई का भी यूज कर सकते हैं बट मैंने क्या ले लिया, जे ले लिया, ठीक है, जे प्लस प्लस, अगेन एक फॉर लूप है, k इज इक्वल टू 1। देखना जो मैंने प्रीवियस बताया था ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल फॉर लूप है, और ये आपका क्या है, नेस्टेड फॉर लूप है। इन दोनों का यूज हमने एक साथ किया हुआ है, बट बस ध्यान क्या है कि ये फॉर लूप हमने पहले किया, देन उसके बाद ये फॉर लूप एंड होने के बाद हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी केस में अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, देखो कंपाइलर अगर रीड कर रहा है तो इनको एक बार रीड किया उसने, कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम ले लिया 3, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका सबसे पहला केस है, जो मैंने सबसे पहला केस क्या बताया था, सिंपल फॉर लूप के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर सिंपल फॉर लूप के लिए मैंने ये पहला केस बताया तो वहां पे मैंने ये बोला कि इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली n टाइम लगेगा। देख क्या बता सकते हो कि t1 पे क्या होगा, i1 होगा, t2 पे 1 से इंक्रीज होगा यानी 2 होगा, t3 पे क्या होगा, 3 होगा, यानी कि इटरेशन नंबर 3 पे क्या होगा, i3 होगा। इसी तरह n पर भी क्या होगा, n होगा, यानी कि ये n टाइम होगा, n टाइम होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इस नेस्टेड फॉर लूप की बात करूं तो अभी मैंने इससे पहले जो बताया था वो नेस्टेड फॉर लूप के लिए बताया था, तो यहाँ पे आपका सिंपली n स्क्वायर ही आना है, n स्क्वायर ही आना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी n और इसके लिए भी n, और मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास नेस्टेड फॉर लूप है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है तो आप दोनों के लिए अलग अलग निकाल के उनके बीच क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में, कंसेक्यूटिव केस में, अगर मैंने ये बोला कि यहाँ पर क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है या फिर टाइम टेकन आया है, उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इस तरह से, n स्क्वायर प्लस n प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे नोटेशन का यूज करके, नोटेशन, ठीक है। ध्यान देना, देखो अगर मैंने इसको इस तरह से यहां पे लिख लिया, सेम fn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, ठीक है। तो ये बताओ कि fn इज इक्वल टू, यहां पे gn क्या होगा, यहां पे gn क्या होगा, c डॉट n स्क्वायर होगा, c डॉट n स्क्वायर होगा। ऑलवेज टेक अपर बाउंड। मैंने आपसे बोला कि जब भी बिग ओ नोटेशन की बात आए, अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूं कि fn इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल देख लो पहले ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ gn, लेकिन ये मैं कब बोल सकती हूँ, जब fn इज लेस देन इक्वल टू c डॉट gn। और मैंने आपसे एक बात बोली थी, वो ये कि जब भी बिग ओ नोटेशन की बात आए, जब भी बिग ओ नोटेशन की बात आए, ऑलवेज आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो क्या, अपर बाउंड। हमको हमेशा जीएन में क्या लेना होता है, अपर बाउंड लेना होता है, क्लियर है। अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया
एन प्लस एम इज इक्वल टू सी डॉट एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या है आपका अपर बाउंड है। अब हमको यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सी की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो है आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो n की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, आप ध्यान दें तो मैंने एन स्क्वायर को यहां पे कर दिया n प्लस 3 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो और पलट सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो n की आपके पास 2 वैल्यू आ गई ये और n ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों वैल्यू के लिए ये इक्वेशन और c इज इक्वल टू व्हाट 2 पर आप ये बोल सकते हैं कि Fn इज इक्वल टू O ऑफ Gn, दैट मीन्स कि Fn इज इक्वल टू O ऑफ n स्क्वायर। दैट्स इट। तो जो मैंने एग्जांपल बताया था उसके लिए आपका क्या आ जाएगा, टाइम टेकन या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें हो गई क्लियर। 3 केस बताया। पहला केस क्या बताया मैंने, फॉर लूप के लिए बताया। पहला केस मैंने सिंपल फॉर लूप के लिए, देन नेस्टेड फॉर लूप के लिए, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल कि अगर आपके पास इस तरह से एक पहला फॉर लूप है सिंपल और दूसरा क्या है आपके पास नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया गया है। पहले हमने सिंपल फॉर लूप का यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया हुआ है। तो उस केस में आपका क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहां पर हमको ऐड करना होता है, बट इन द केस ऑफ नेस्टेड फॉर लूप हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम सेम एक नेस्टेड फॉर लूप के लिए डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास इस तरह से एक एल्गोरिदम है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, एंड अगेन एक फॉर लूप है j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, एंड अगेन फॉर k is equal to 1, k less than equal to n, k is equal to k into 2, ठीक है। और ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक क्या है, स्टेटमेंट है। तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो पहला फॉर लूप है, पहले फॉर देखो नेस्टेड फॉर लूप है, मैंने क्या बताया, आप एक काम कर सकते हैं, वहां पे तीनों फॉर लूप के लिए अलग अलग आपने क्या किया, टाइम टेकन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सबसे पहले फॉर लूप के लिए हमको दिख रहा है क्या होगा, n होगा। जैसा कि मैंने अभी सिंपल फॉर लूप में भी मैंने सेम एग्जांपल लिया था कि t1 पे क्या होगा, देख लो t1 पे क्या होगा, t1 पे क्या होगा, i1 होगा, t2 पे यानी कि इटरेशन नंबर 2 पे i2। इसी तरह अगर मैं टी पर बात करूं तो i क्या होगा, p होगा, और ये n के ही तो इक्वल होगा, n ही के तो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि इसको टाइम टेकन कितना लग रहा है, n। सिमिलरली अगर मैं j की बात करूं, यहाँ अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे n/2 कर दिया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या किया, n/2 कर दिया। अब अगर हम n/2 के लिए देखें तो t1 पे क्या होगा, देखो t1 पे क्या होगा, ध्यान देना n/2, ठीक है। अब t2 पे यानी कि इटरेशन नंबर 2 पे क्या होगा, j है, j लिख दो यहाँ पे, j n/2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 0 लिख सकते हैं। t3 पे क्या होगा, j n/2 प्लस 2, ठीक है। t4 पे क्या होगा, j n/2 प्लस 3, ठीक है। 1 से इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। अगर टी की बात करूं तो p पे क्या होगा, j इज इक्वल टू, देखो 1 के लिए वहां पे 0 था, 2 के लिए यहाँ पे 1 था, 3 के लिए यहाँ पे 2 था, तो क्या मैं n/2 प्लस p-1 बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, क्या बोलो। और लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, n की ही तो इक्वल होगी।
मैंने एज्यूम कर लिया कि लास्ट वैल्यू क्या है, p है, तो लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, n टाइम्स चल रहा है ना, लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के ही तो इक्वल होगी। तो अगर मैंने यहां से लिया n/2 प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस n/2 इज इक्वल टू n/2, राइट। तो p इज इक्वल टू n/2 प्लस 1। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट नेग्लेक्ट करें तो p इज इक्वल टू n/2, p इज इक्वल टू क्या होगा, n/2। अब देखो n/2 है, ठीक है, n/2 है। अगर हम यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड की बात करें कि लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पे क्या होगा, n तो होगा, n ही तो होगा। विदाउट कांस्टेंट लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, n होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या आ गई, n आ गई। तो इस केस में भी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n होगा। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं लास्ट केस की। तो देखो लास्ट केस में अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहला t1 पर। t1 पर k क्या है आपका, 1 है, ठीक है, 1 है। इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 0। क्लियर, ध्यान देना। t2 पर k क्या होगा आपका, 2 टू द पावर 1 होगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 1 बोल सकती हूं मैं। क्लियर है। t3 पे क्या होगा, k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 2, ठीक है, यानी कि 4। t4 पे k क्या होगा, 2 टू द पावर 3। कैसे, अभी 4 आया तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 यानी 2 टू द पावर 3। इसी तरह अगर लास्ट वैल्यू मैंने बोल दिया कि p है तो k क्या होगा आपका, k क्या होगा जल्दी से देखकर बताओ कि 1 पर पावर जो था वो 0 था, 2 की पावर 0 था, 1 को हम लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 0, 2 पर 2 टू द पावर 1 था, क्लियर है, 3 पर 2 टू द पावर 2 था। तो k p पर यानी p हमने एज्यूम कर लिया कि लास्ट वैल्यू है हमारी p, तो p पर क्या होगा, 2 टू द पावर p होगा -1, 2 टू द पावर p -1 होगा क्या, क्लियर है क्या। तो क्या ये इक्वल होगा n के, क्योंकि आपका लास्ट वैल्यू क्या है, n ही तो है, n ही तो है। तो क्या मैं उसको 2 टू द पावर p -1 इज इक्वल टू n ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ऐसा लिख सकती हूँ ना। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग ले लिया 2 टू द पावर p -1 इज इक्वल टू लॉग n, ठीक है, लॉग n। अब मैंने क्या किया, ये आगे आ जाएगा आपका, लॉग सॉल्व किया होगा आई होप आपने। तो p -1 log 2 इज इक्वल टू log n। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो p -1 इज इक्वल टू log n अपॉन में log 2 हो जाएगा, log 2 log n। आई होप दिस इज विजिबल। तो p -1 इज इक्वल टू log n बाई log 2 हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, log बेस 2n, log बेस 2n। तो p इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम देखें तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, log बेस 2n इज +1 +1 +1, क्लियर है। अब यहां से हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो log n आएगा, log n, ठीक है, log n। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आया आपका log n। अब इन द केस ऑफ नेस्टेड फॉर लूप मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो लेट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, n इंटू log n इतना आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैंने fn से डिनोट कर दिया या tn से डिनोट कर दिया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, tn से, चलो tn से डिनोट करते हैं, n स्क्वायर log n ओ। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर प्लस log n इस केस के लिए।
डिफरेंट मैंने यहाँ पे फॉर लूप और वैल्यू डिफरेंट मैंने यूज किए हुए हैं। ये नेस्टेड फॉर लूप है, और नेस्टेड फॉर लूप के केस में आपको एक चीज बस ध्यान रखना है कि आप चाहे तो यहाँ पे हर फॉर लूप के लिए अलग अलग टाइम टेकन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, देन उनको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया और विद एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बता दिया। और इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग O of n square log n. This is the time complexity for this program or this algorithm you can say. So I hope कि आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया मिल गया होगा। 3-4 यहाँ पे एग्जांपल मैंने एल्गोरिथम के एग्जांपल लिख के आपको बता दिया है कि किस तरह से हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करके नोटेशन फाइंड कर सकते हैं, आई मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।